ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, हरिहर सुप्रभात। श्रद्धेय बाबा जी को शतः नमन और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सत्र को हम शुरुआत करते हैं। एक शिशु में मानव होने के रूप में मानव को और अस्तित्व को पहचानने की क्षमता है, जीवन को और अस्तित्व को पहचानने की क्षमता है। शिशु में जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य कैसे पहुंचे, इसके लिए अभ्यास होना ही जरूरी है। तो इसीलिए टीचर्स और अभिभावकों की पात्रता विकास के लिए मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, इनमें सहभागी बहनों की कुछ अनुभव हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनते हैं मृणालिनी दीदी को। नमस्ते सभी को। जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम परडा में हुआ था, तो उसके एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम होने वाला है वहां पे, और उसकी ज्यादा बेसिक कंसेप्ट नहीं थी। फिर भी सुबह के सत्र में जब हम पठन करते हैं तो राहुल भैया ने बताया कि परडा में ऐसा कुछ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं भी टीचर होकर के मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट हुई दीदी कि थोड़ी सी है क्या। आवाज टूट रही है आपकी। हाँ दीदी, यहाँ पे कवरेज प्रॉब्लम है, आने नहीं है क्या? थोड़ी हेलो, ऐसी अस्पष्ट है। बाहर बैठना पड़ेगा। अभी आ रही है दीदी? हाँ हाँ, जी जी, अभी क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है दीदी। हाँ, बहुत बारिश की वजह से ना 4 दिन हो गए यहाँ पे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, सभी तरफ बारिश की बहुत चालू है। हाँ हाँ, तो अभी थोड़ी रुकी है तो प्रॉब्लम हो गई ही, तो फिर भी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी अभी जी, ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। तो मुझे तो उस बारिश की वजह से एक भी मेरा ऑडियो डाउनलोड नहीं हुआ कि प्रस्तुति कैसी दी गई है। फिर भी मेरी तरफ से रखने का प्रयास करूंगी। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक्साइटमेंट थी, तो वो पढ़ा पढ़ा भी देखना था मुझे।
मेरी बेटा जी वहाँ पे शिविर करके आई थी, और ऐसा वहाँ पे शेड्यूल क्या होता है, कैसे होता है, और जीवन विद्या का कार्यक्रम कैसे चलता है, एज अ प्रैक्टिकल बेस मुझे वहाँ पे देखना था। तो भैया जी बोले कि छोटे बच्चों के लिए ये जो प्रोग्राम है वो परडा में हो रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग का। तो योगा योग से मेरी वहाँ पे एक जगह खाली हो गई थी, ममता एरनी दीदी जी की। तो उनकी जगह पे मुझे वहाँ पे आने के लिए परमिशन मिल गई। तो मैं स्वाति दीदी के साथ और टोपल दीदी के साथ वहाँ पे आ गई। तो कुछ तो पता नहीं था क्या। तो दोपहर के सेशन में जब ज्वाइन हुई तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा था, किसी को पहचान नहीं थी। आवाज नहीं आ रही है दीदी। दीदी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। तो तब सपना दीदी की वहाँ पे पहचान हुई। अ, फिर भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है। थोड़ी जब पूछताछ की तो पता चला ये लोग पूना मुंबई से है शायद। और जब ट्रेनिंग शुरू हुआ तो वहाँ पे उन लोगों का इंट्रोडक्शन शुरू था कि जो पुराने लोग थे कि उन्होंने उस ट्रेनिंग से क्या लिया है। तो थोड़ी अलग सी बातें पता चले कि जनरल स्कूल्स में जो लेते हैं तो टीचर्स लोग वही शेयर करते हैं कि क्या कैसे होता है। तो सिर्फ सुना मैंने उस दिन। फिर दूसरे दिन जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उनका ऐसा था कि कुछ भी शेड्यूल डिक्लेयर नहीं था, वो उनके हिसाब से कर रहे थे। जो कुछ भी करना था सोच के समझ के और खुद से उनसे लेकर। वो ट्रेनिंग में ऐसी कुछ भी बात मुझे दिखी नहीं कि जो पहले से बताई हुई है कि आपको कौन सा गाना बोलना है, क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है। ऐसा कुछ उनका टाइम टेबल तो सीक्वेंस फिक्स थी, पर उनका जो कुछ भी लेने का शेड्यूल था वो उनके एक रिदम से चलता था। सपना दीदी, मृणाली दीदी, इन सब का जो कॉम्बिनेशन था, तो कॉम्बिनेशन से पता चला कि उसमें रिदम है। तो मेरी सोच में ये चल रहा था कि हम मध्यस्थ दर्शन के बैकग्राउंड से आए हैं, तो कोई तो लॉजिक होगा जो भैया जी ने यह ट्रेनिंग अपने संस्थान में रखा। तो कुछ तो भी जुड़ा हमें इसमें ढूंढना ही होगा कि ये दर्शन के हिसाब से इस ट्रेनिंग में है क्या, ये कैसे जुड़ेगा। नहीं तो ये बाकी और जगह भी हो सकता था। तो थोड़ा ये लॉजिक लगाने की मैंने जब प्रयास किया तो पहले तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि ये जो दीदी लोग ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग के पीछे इनका बेस क्या है। ट्रेनिंग कर तो ली मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, ट्रेनिंग घर में भी आ गई। कुछ बातें जुड़ गई लास्ट डे में जब उन्होंने इस ट्रेनिंग का आउटपुट हर एक व्यक्ति को एक वर्ड में जब लिखने को कहा। घर में जब आई पता चला तो ये जो वर्ड्स है, फीलिंग, शेयरिंग, रिदम, जॉय, जो कुछ भी एक एक लेडीज ने शेयर किया आउटपुट, तो ये आउटपुट मुझे थोड़ा अलग लगा। उस पर थोड़ा सोचा कि जनरली जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो रीडिंग राइटिंग सीखेंगे, गाना गाना सीखेंगे, आर्ट सीखेंगे, क्राफ्ट सीखेंगे। ऐसा आउटपुट जो पेरेंट्स लोग रहते हैं उनका रहता है। ये आउटपुट थोड़ा अलग लगा। तो फिर इस पर मैंने थोड़ा सोचा तो ऐसा ध्यान गया कि इसमें से जो कुछ भी दिख वो आउटपुट दिख रहा है, इसको दर्शन के हिसाब से जोड़ने का मैंने प्रयास किया। पहले तो इसको बेसने गई, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लाइन भी चली गई, एक दिख नहीं रहा मुझे, इससे अंदर जाना पड़ेगा। दीदी आवाज आ रही है मेरी?
जी दीदी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, मुझे तो बाकी लोगों की शेयरिंग के टॉपिक पता नहीं, फिर भी मैं रखूंगी। तो इसका जो बेस लगा दीदी, मैंने जो ढूंढा, जब मैंने ऑनलाइन ढूंढा, तो ये लोग कर क्या रहे हैं और इसका बेस क्या है, तो इस पर थोड़ा मैंने सोचा और देखा कि ये एक रुडॉल्फ स्टेनर नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने उनका जो बेस है वो एजुकेशनिस्ट थे। और उनका जो मेन उद्देश्य था कि वो अध्यात्म में जीवन के जो आश्चर्य है और सौंदर्य है, उनके लिए वो जागृति के पथ पर विचार करने वाले एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उनका ऐसा विश्वास था कि मानव सपने के चेतना के द्वारा जो जग की आध्यात्मिकता प्रोसेस है, उसमें पूरी तरह से सहभागी होता है। फिर भी कुछ भौतिक चीजें के कारण उसकी जो आसक्ति है वो मर्यादित हो जाती है। और अध्यात्म के नूतनीकरण करने के लिए मानव जो होता है, वो मानव को ही चेतना को लक्ष्य पाने के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण को पाने की चाह में होता है। तो जो रुडॉल्फ स्टेनर है, ये जो साइंटिस्ट है, कि इन्होंने मानव बनाने का दृष्टिकोण अपने जो सिस्टम है या जो इनकी पद्धति है, एजुकेशन पद्धति, उसमें डालने का प्रयास किया। उस पर उन्होंने काम किया कि मानव को मानव बनाना है, मानवता बनाना है मानव में। तो उसके लिए जो कुछ भी उन्होंने शोध किए, जो कुछ भी पद्धतियां बनाई, उनके हिसाब से ये सब लोग काम कर रहे हैं। और उनकी जो पद्धति है वो एज कंपेयर टू जो मॉन्टेसरी और वॉलरॉफ स्कूल कहते हैं, तो वॉलरॉफ स्किनर की जो एजुकेशन की जो सिस्टम है, उसको वॉलरॉफ स्कूल या वॉलरॉफ एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल तब बहुत प्रचलित थी जब रुडोल्फ स्टेनर ने ये अपनी शैक्षणिक पद्धति को ढूंढ के निकाला कि बच्चों को 0 से 7 तक कैसे पढ़ाया जाए। मॉन्टेसरी स्कूल में, और जब वह तब की जो प्रसिद्ध पद्धति थी, लोकप्रिय पद्धति थी, तो उसमें और वॉलरॉफ स्टेनर की जो ये जो लोग जो हमें सिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस लगा। मैंने ढूंढने का प्रयास किया, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे जो हाईलाइट करते हैं तो वो मॉन्टेसरी में किया जाता है। और जो रेगुलर अपना एजुकेशन सिस्टम है, लिखना पढ़ना, इस पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया जाता। वॉलरॉफ स्कूल में जो भी सपना मैम ने बताया था कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ना लिखना ये बाद में होगा, बाकी जीवन के लिए जो कुछ भी आचरण आवश्यक है, उसके मूल्यों पर हम ज्यादा काम करते हैं 0 to 7 तक। तो मैंने ढूंढा तो मिला मुझे कि गूगल पे की नहीं, वॉलरॉफ सिस्टम का तो यही मेन उद्देश्य है। उस वक्त की मॉन्टेसरी में ऐसा देखा तो मिला कि वहाँ के खेल को ज्यादा पसंद ही होती थी। और वॉलरॉफ जो पद्धति हमें यह लोग पढ़ा रहे कि जो कुछ भी उनका रूटीन है, रूटीन में क्या हो रहा है, तो रूटीन में एक श्रम वाला पार्ट, सभी जो हम अध्ययनार्थी थे, ट्रेनिंग टीचर स्टाफ थे, तो एक एक काम वाला श्रम वाला जो पार्ट था, तो वह हमें संस्थान में मिला। आपको सेवा करनी है, श्रम करना है, भागीदारी करनी है। तो ये तो थोड़ा बहुत ध्यान में आया। इसके पीछे का उद्देश्य
तो नहीं समझा कि ये इस पद्धति में इंक्लूड है। बाकी रह गया खेल। सीखना तो खेल से है और काम से, यह इस पद्धति का मूल मूल उद्देश्य है। जब काम हो गया, खेल से बच काम और खेल ये दोनों से बच्चे जो जीवन के मूल्य है वो अपने आप में ढाल रहे हैं। इस पद्धति का वो एक फ्लो है। और इस पद्धति में सृजनशीलता और कल्पनाशीलता पे बहुत ही जोर दिया गया है। जो कुछ भी अगर दर्शन के हिसाब से देखें तो कल्पनाशीलता जो मानव में है और कर्म स्वतंत्रता, ये जो बेस है आचरण का, जहाँ से मानव अलग से पहचाना जाता है, तो सभी स्कूलों में अगर देखा जाए तो इस पर बहुत कम काम होता है। सर, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, और यह एक ऐसी टीचिंग मेथड है जहाँ पे कल्पनाशीलता और सृजनशीलता पर बहुत फोकस किया गया है। जो कुछ भी इनकी एक्टिविटीज होती है वो इसी हिसाब से चलती है कि बच्चा सोच पाए, जीवन की तरह से सोच पाए। हम तो बहुत बड़े थे, 0 to 7 के बच्चे प्योर होते हैं तो जल्दी सही से इसे वो ले लेते हैं जो उनको दिया जाता है। तो ये डिफरेंस मैंने ढूंढ के निकाला और फिर थोड़ा बहुत समझा कि भैया जी ने यह स्कूल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि अपने दर्शन के हिसाब से वहां पे क्यों लिया। तो यह लॉजिक पकड़ा मैंने कि यह इससे सक्सेस होगा कि बच्चे बचपन से ही अपने जीवन के लिए कुछ काम करेंगे, खेल के माध्यम से और श्रम सेवा के माध्यम से। ये पूरा क्लियर हो गया। और जब अभी अभी मैंने मानव तीर्थ में जाके एक शिविर किया साधा भैया जी का, तो मनोसंचेतनावादी मनोविज्ञान मेरे लिए थोड़ा टफ रहा। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया 4 दिन। उसके थोड़े थोड़े जुड़ाव मुझे, मैंने थोड़े टैली किए कि दर्शन के हिसाब से जो अपना ट्रेनिंग हुआ था उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे मनोवृत्ति चित्त बुद्धि का जो प्रत्यावर्तन परावर्तन की क्रियाएं हो रही है एक दूसरे पर, ये तो हम यहाँ अध्ययन के स्तर पर पढ़ रहे हैं। बच्चे तो इसे समझ नहीं पाते। हर एक जीवन अपने उस आगे वाले स्टेप के साथ और पीछे का पूरा एक ही आता है। ये जागरूक होने की दृष्टि से हर एक बच्चा अगर पहले से ही शुरू से ही उसके लिए प्रयास करे तो उसका जो जीवन यात्रा है वो और भी सफल होगी। जागृति के पास वो बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे। यह इस टीचर ट्रेनिंग में जो कुछ भी शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि बच्चों को ये लोग क्या दे रहे हैं। तो कोई भी जीवन को जब कोई भी जब शरीर को जीवन से तदाकार होने के लिए आज्ञा पालन अनुशासन अनुभव, जो कुछ भी स्टेप्स बताई थी साधन भैया जी ने, तो उसका जो जुड़ाव है, जो वहाँ के हॉस्टलर्स बच्चे हैं जो उन पर काम कर रहे हैं शिक्षा की विधि से, कि बच्चों को इसके साथ कैसे मैच किया जाए। तो वो वहाँ कुछ बच्चों का शिविर होता नहीं, वहाँ होता नहीं, पर उनकी जो शेड्यूल है, जीवनी क्रम है, उनका जो नित्य क्रम है, तो उनसे बच्चे ढल जाके इस सब मार्ग में वो फिक्स हो जाते हैं कि यही जागृति है, यही सत्य है। बट बच्चे तो हमसे भी ज्यादा वहाँ पे मैच्योर्ड है। अगर फिर वो तो बड़े बच्चे 6 स्टैंडर्ड से, तो ये तो छोटे बच्चे 0 to 7 के, इनसे शुरुआत कैसे की जाए। तो जागृति की शुरुआत अगर दर्शन के हिसाब से देखा गया तो ये जो कुछ भी एक्टिविटी दे रहे हैं, सर्कल टाइम है, सुबह से जब सर्कल टाइम होता है तो सर्कल टाइम में पहली बात जब सर्कल बनाते हैं तो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने वाली एक स्पर्श की अनुभूति होती है जो घर से
घर के लोगों से अलग होती है, हर बार किसी और का अलग का हाथ पकड़ना। जनरली हम जो पढ़ाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शरीर की। स्टेनर्स ने बताया है, रुडॉल्फ स्टेनर्स जी ने, कि 12 ज्ञानेंद्रिय है, 12 प्रकार की। वो तो ऐसा लगता है सभी ने बताई ही होंगी। तो वो जो फीलिंग्स है वो स्पर्श से आ रही है। शुरुआत में ही कृतज्ञता मूल्य का मुझे वहां पे दिखा कि जब भी कोई भी प्रार्थना वो प्रेयर बोल रहे थे, तो धरती की जो कुछ भी चीजें है, हवा है, पानी है, नदियां है, पेड़ पौधे हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। क्योंकि मानव जीवन में पदार्थावस्था पहले आई, फिर प्राणावस्था आई, फिर जीवावस्था आई, फिर मानव आया। तो मानव सबसे लास्ट में आया, तो मानव इन सब चीजों को कृतज्ञता व्यक्त करता है सुबह उठ के। ठीक है, सुबह सुबह ये सब चीजें वो तो करेंगी। बच्चे प्रेयर के माध्यम से वो सीख रहे हैं कि कृतज्ञता व्यक्त करना है। फिर भी उसके बैकग्राउंड में अभी तक समझ बच्चों में नहीं आती है, बच्चे क्योंकि छोटे हैं। फिर भी बच्चा जब आगे बढ़ते जाएगा, तो जिस भी क्रम को वो लेके आया है अपने साथ, उससे जैसे जैसे वो समझ में आएगा, तो उससे उसकी लिंक जुड़ती जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ। एक दूसरे को समझना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सेवा, खुद का काम स्वयं से करना। वो बोल रहे थे कि शूलेस बच्चे खुद की खुद बांधते हैं, खुद साफ सफाई में मदद करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो एक एक मूल्य जोड़ा जाए तो सेवा भी आ गई, कृतज्ञता भी आ गई, प्रेम भी आ गया, किसी अलग व्यक्ति से जुड़ा, उससे बोलना। तो इन सब जो चीजें जीवन के लिए जरूरी है, जो अभी तक के स्कूल में नहीं मिल पा रही है। अभी मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक क्लास एक दूसरे से मिलजुल कर रहनी चाहिए, पर वैसा होता नहीं। अलग अलग रहते हैं बच्चे अपने अपने टीचर्स के हिसाब से। तो शुरू वहाँ वहाँ उस मेथड में ऐसा है कि बच्चे सब मिलजुल के रहते रहेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सेवा भी उसमें दिखी मुझे। और नेचर स्टडी में जब गए, तो नेचर स्टडी में ऐसी सिचुएशन लगी कि हम अपने आप से तदाकार हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ तो भूलेगा नहीं। तीसरे दूसरे दिन में ध्यान में आ गया कि मैं मुझसे बात कर रही हूँ, मैं मेरे लिए समय दे रही हूँ, और मैं मेरे लिए अवेलेबल हूँ का मतलब हुआ कि अब मुझे मेरे लिए कुछ तो भी करना है। और मेरा शरीर मेरे जीवन के साथ हर समय है, शरीर की आवश्यकताएं सीमित है, और मुझे जीवन के लिए अब कुछ तो भी करना है। तो इसके लिए मुझे सोचना है कि मेरा अंदर से जीवन क्या कह रहा है। नेचर स्टडी से मुझे ये ध्यान में आया। सर्कल टाइम से कृतज्ञता कॉम्बिनेशन ज्ञानेंद्रियों का वहां पे पूरी तरह से उपयोग करवा लेते हैं बच्चों से। और ऐसा उन्होंने कहा था कि ब्रेन से ज्यादा जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो बॉडी पार्ट्स से ज्यादा होती है, ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा होती है, और ज्यादा दिन तक वो हमें जल्दी से ध्यान में भी आती है। ब्रेन शायद भूल भी जाए। और इन सभी चीजों के लिए उन्होंने हर एक बॉडी पार्ट को मूवमेंट देने का उस सर्कल टाइम में प्रयास किया। एको टाइम में जब गए, तो एको टाइम में रात में क्या उपलब्धि हुई सोने के बाद, क्या रात में हमने सोचा अगले अगले दिन के नए जीवन के बारे में। तो ये मुझे बहुत अलग कंसेप्ट लगी कि रात में तो शायद ही मैंने इस तरह का कुछ सोचा होगा कि रात में भी सोचा जाता है, और इसका जो होता है कि सुबह इसका कुछ आउटपुट आगे शुरू होता है। जनरली यार रात को ही सोना है, आराम करना है, क्योंकि दिन भर थक गए हैं। एको टाइम में तो बहुत अलग ही फीलिंग आ रही थी। और एको टाइम के बाद उन्होंने जो कुछ भी ड्राइंग, पेंटिंग,
क्राफ्टिंग और नीटिंग जैसी जो कुछ भी चीजें हमें सिखाई, हम तो पूरी तरह व्यस्त थे, शेड्यूल पैक था। फिर ये पता चला कि हर एक चीज में आर्ट तो है, पर आर्ट के साथ मूल्य भी जुड़ा हुआ है। जब पेंटिंग के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो ऐसी कंसेप्ट थी कि जब हम खुद को अंदर से बाहर यानी अपने आप में से जब अंदर से ऊपरी तरफ सोचते हैं, तो वो सोचना बहुत इजी होता है, यानी वो खुद पर प्रयास करना इजी होता है। और जब बाहर से कुछ अंदर ड्रॉ कर रहे हो या पेंट कर रहे हो तो थोड़ी तकलीफ होती है। यानी खुद को बदलना, खुद पर काम करना एक सहज क्रिया है, दूसरों को बदलने से ज्यादा होता है। हमारे आचरण के मल्टीप्लिकेशन से वो भी होगा, पर पहले खुद में आना चाहिए। तो खुद पर काम करना है, यह दर्शन का जो बेस है वो भी मुझे वहां पे ध्यान में आया। नीटिंग प्रोसेस है ऐसी क्रिएटिविटी की, हर एक उंगली की जो चीज है कि नीटिंग के वक्त एक जो कंसंट्रेशन रहता है, तो कंसंट्रेशन का जो लॉजिक है, जो हमें जागृति की तरफ जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा मन भटके नहीं, हम स्टेबल रहे। तो यह भी उससे मुझे मिला कि ये इससे की प्रोसेस में का ही भाग है। फिर उन्होंने खेल लिए। खेल भी ऐसे थे कि सबको मिलकर खेलने थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट कोई भी ऐसा इंडिविजुअल खेल नहीं था। और खेल में से भी शारीरिक व्यायाम तो हो ही रहा था, फिर भी एक वक्त के लिए एक साथ कैसे जोड़ा जाए, डिसीजंस कैसे लिए जाए कि आगे का प्रयास हमारा इजी हो। तो एक परिवार हिसाब से वह खेल मुझे लगे, क्योंकि सीखना तो परिवार में ही है, अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर मैं अलग से अकेले खेलूंगी तो मुझे इतना मजा भी नहीं आएगा और मैं कुछ सीख भी नहीं पाऊंगी। तो खेल एक ऐसा माध्यम लगा कि हर एक जन एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से चल रहा था, एक दूसरे की सुन रहा था, समझ रहा था। तो खेल में से मुझे यह मूल्य जुड़ रहे थे। फिर एम्ब्रियोलॉजी में जब स्टडी में बैठे तो मुझे थोड़ी, जब पहले दिन उन्होंने कहा कि जो आत्मा वाली बात की कि आत्मा अध्यात्म के अनुसार परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो वो कंसेप्ट मुझे उनकी क्लियर नहीं हुई और थोड़ी अलग लगी अपने हिसाब से, दर्शन के हिसाब से। और फिर वहाँ एक अधूरेपन का मुझे ऐसा भास हुआ कि ये चीज इनके पास मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नहीं है, कि ये जो आत्मा है, बुद्धि है, जो व्यापक वस्तु है, ऊर्जा है। ठीक है, ठीक है दीदी, कोई बात धन्यवाद। नहीं। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी ठीक। प्रस्तुति रही। अभ्यासपूर्ण प्रस्तुति थी और प्रेरणादायी भी थी। कोई बात नहीं, अगले मॉड्यूल में आप नहीं पहुंची तो भी उसके बाद पहुंचने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद दीदी। मैं अगली कड़ी के तरफ बढ़ती हूँ और भैया जी को आमंत्रित करती हूँ जीवन मूल्य स्पष्ट करने के लिए। योगेश भैया। जी जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रस्तुति रहा, और मुझे लगता है आपकी प्रस्तुति से हम सबको ये एक आवश्यक अभ्यास है कि दुनिया में अनेक प्रकार के अच्छाई को सोचने वाले लोग हैं, और कई बार ऐसे भी लगता है कि हमसे अच्छा अभ्यास करने वाले लोग हैं, कमिटमेंट के साथ काम करने वाले लोग हैं।
और परिणाम के बारे में गंभीरता से विचार करने वाले लोग हैं। और हम दर्शन की रोशनी में हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा को शिक्षा में विकल्प के रूप में यदि प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की डेडिकेशन, कमिटमेंट और टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, ये सभी गुण जो हमें देखने को मिले, इसलिए ये सभी आत्मसात करना और उदारता से आत्मसात करना, ये हम सबका अभ्यास भी रहेगा। और इस अभ्यास के साथ पूर्णता के अर्थ में हमारे पास सूचना है, और वह सूचना ईमानदारी से हमने कितनी हमारे आचरणों और व्यवहार में अभ्यास करते हुए हमारी प्रवृत्तियों में हमने इसको लाया है, उसी आधार पर ऐसे अच्छे सोचने वाले लोगों के विचारों में, उनकी सूचनाओं में अधूरापन होगा, तो उस अधूरापन को हम व्यवहार सम्मत विधि से प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना बना है। तो ऐसे अनेकों अभ्यास हमारे आसपास भी होंगे। ऐसे अभ्यासों को चुनना और उन अभ्यासों को आत्मसात करना, वैसे व्यवहार हमारे व्यवहार में हम पारंगत होना, और स्वाभाविक है, श्रेष्ठ व्यवहार के प्रति जिज्ञासा हर व्यक्ति का रहता है। इसी आशय से ये प्रयोग परडा में हुआ और यशस्वी हुआ। मैं सभी को ये सूचना भी देना चाहता हूं कि ये एक कोलैबोरेटिव प्रयास है, और इस कोलैबोरेशन में मुंबई की टीम से हम उनके प्रैक्टिसेस को सीखेंगे और उनकी इच्छानुसार हम मध्यस्थ दर्शन के जो तात्विक बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम जैसे जैसे उनका इंक्वायरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रस्तुत करेंगे। एक सेशन उनके साथ हुआ है, और आने वाले 3 वर्षों में ये सत्र होंगे। और ये भी इसके साथ में दोहराने का प्रयास करूंगा कि ये प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। केवल बोलने से और तर्क रखने से अपना काम पूरा नहीं होगा। हमें केजी से पीजी तक की मानव की विभिन्न अवस्थाएं, और उन अवस्थाओं में कैसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा, उसमें जीवन प्रवृत्ति के साथ और बढ़ती हुई आयु में जो प्रभाव जीवन में आते हैं, जो अपेक्षाएं जीवन में आती हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए हमको व्यवहारों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, और ऐसे प्रशिक्षण में जो कमिटमेंट है, वह कमिटमेंट रहने से इसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। 3 वर्ष का यह डिजाइन है, और इस 3 वर्ष की प्रत्येक कड़ी महत्वपूर्ण होगी। और अपेक्षा है कि अब हम अपने जो पारंपरिक उत्सव हैं, इन उत्सवों को प्राथमिकता में इवेल्युएट करते हुए
जो प्राथमिकता अभी होनी होगी वह है आगे पीढ़ी का कैसे हम रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसे आगे पीढ़ी के रास्ता प्रशस्त करने के लिए थोड़ा बहुत हमारे पारंपरिक उत्सव क्रम में अगर नीचे चले गए तो बहुत कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि हर एक पार्टिसिपेंट को अब अपने से ही इसको सोचना है। इसमें कोई दबाव या किसी प्रकार की कोई कंडीशन इसमें नहीं है। ये सब स्वेच्छा से और अपने अभ्यास और प्रवृत्तियां और सीखने की हमारी प्राथमिकता और सबसे बड़ी प्राथमिकता, कल जैसे हमने चर्चा की, उपकार प्रवृत्ति को मजबूत, दिन प्रतिदिन मजबूत करना और पारंपरिक जो भय कल्पना में आ गया है इस भय को निराकरण करते हुए भयमुक्त होकर और उपकार प्रवृत्ति को मजबूत करना, ये एक चेक बैलेंस हम जीवन मूल्यों से समझ रहे हैं। आज का जो मूल्य हम चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे वह मूल्य है संतोष। तो जैसे एक साधारण चर्चा हम करेंगे तो मन में सुख मूल्य, वृत्ति में शांति मूल्य, चित्त में संतोष मूल्य और बुद्धि में आनंद मूल्य है। और ये मूल्यमयता से, जैसे अगर हम आत्मा में अनुभव है और यह अनुभव का जो प्रभाव है उस प्रभाव से जो बुद्धि की क्रियाकलाप, चित्त की क्रियाकलाप, वृत्ति की क्रियाकलाप और मन की क्रियाकलाप, यह सब आत्मानुषंगीय होना, यही मूल्यों का प्रभाव है। अभी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में आत्मानुषंगीयता की विभिन्न स्थितियां हैं। मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव हमें वृत्ति तक और वृत्ति का प्रभाव एक रिक्तता के कारण मन पर आता हुआ दिखता है। वृत्ति में रिक्तता यानी हम सबको जानकारी हो ही गया है कि वृत्ति में न्याय, धर्म, सत्य, सहज अपेक्षा की रिक्तता, यह मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव से, और यह रिक्तता का प्रभाव मन पर परावर्तित होने से जो मन की बेचैनी है, ये उसमें एक प्रधान कारण हमको समझ में आया। और जैसे जैसे वृत्ति में यह सहज अपेक्षा पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वैसे ही हमें आत्मानुषंगी यानी अनुभवगामी प्रक्रिया में बोझ उतर गया और हम स्वभाव गति में पहुंच रहे हैं। और उसका एक फलन के रूप में हम ये जो शांति मूल्य है, यह शांति मूल्य का अनुमान हम करने लगते हैं। और इसलिए वृत्ति में उत्पन्न विचार और इन विचारों के प्रभाव में मन का संचालन होने से मन में जो चंचलता है, वह चंचलता धीरे धीरे खत्म होकर और मन लगने की स्थिति निर्मित होती है। ये जो मन लगने की स्थिति है, यही सुख मूल्य का अनुमान है। ऐसे ही ये जो वृत्ति में उत्पन्न विचार है, ये जो सहज अपेक्षाएं वृत्ति में आना, यह चित्त का प्रभाव है। और ये जो चित्त का प्रभाव है, उसे बाबा जी ने संतोष मूल्य के रूप में हमको इसका परिचय कराया है। एक सुंदर सूत्र है जिसमें संतोष समाया है, वही संत है। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति विशेष करके संतत्व की अभिलाषा, यह संतत्व हमें कैसे आए,
इस प्रकार की अभिलाषा प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति को संकेत देता है। परंतु ये संतोष किसमें आएगा, कैसे आएगा, इसकी जानकारियों के अभाव से और चित्त में असंतोष, ऐसी स्थिति हमको दिखती है। चित्त में असंतोष का मतलब है चित्त क्षुब्ध रहना, और चित्त इसलिए क्षुब्ध रहता है क्योंकि चित्त का मौलिक आचरण चिंतन और चित्रण है। चिंतन के अभाव में सारे चित्रण ऐसा लगता है कि हम इसको पूरा कर लें, परंतु ये सारे चित्रण पूरे हो नहीं पाते। और ये चित्रण पूरे न हो पाने के कारण एक अभावजन्य स्थिति चित्त में उत्पन्न होती है। और इस अभावजन्य स्थिति को ना तो पूछते बने किसी से, ना तो इसको अपने से करते बने। एक विचित्र प्रकार का असंतोष प्रौढ़ावस्था में दिखाई देता है। चित्त क्षुब्ध व्यक्ति रहता है, क्योंकि अभी हमको एक वर्टिकल इमेज में ये तो पता लगता है कि मन से अधिक वृत्ति है, वृत्ति से अधिक चित्त है। और अगर ये इस चित्त में असंतोष है तो उसकी दवा तो मन से नहीं हो पाएगी, उसकी दवा तो वृत्ति से नहीं हो पाएगी। उसकी दवा के लिए कोई और श्रेष्ठ बल चाहिए, तभी किसी व्यक्ति का चित्त में जो फैला हुआ असंतोष है वह दूर होता है। परंतु चित्त से भी अधिक, क्योंकि योजना से अधिक या चित्रणों से अधिक हमें स्रोत पता नहीं होने से हम उन्हीं चित्रणों में और व्यस्त रहते हैं, और अनिर्णय ही व्यस्तता है। और यही व्यस्तता हमें चित्त क्षुब्ध करती है। और विशेष करके हमें ध्यान देना होगा, जो अभी का मानव परंपरा है, और इस मानव परंपरा में जो असंख्य कर्म के चित्रण है, ये चित्रण हमारे चित्त को एनग्रॉस किए हुए हैं। और इसलिए हमें परंपरा से भिन्न सोचने का चाहत होते हुए भी, और परंपरा से भिन्न सोचने का एक कदम उठाना है, उसमें हम क्षुब्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो चित्त के संघर्ष हैं, 8 प्रकार से चित्त में चित्रण होता है। और ये जो 8 प्रकार है, उन 8 प्रकारों की तृप्ति बिंदु नहीं होने से, जैसे एक आज चर्चा कर सकता हूं, ऐसे 8 प्रकार हमको व्यवहार दर्शन में मिलेंगे। रूप का चित्रण है, अनेक प्रकार के रूपों का हमारे चित्त में चित्रण चलता रहता है। इस रूप को जब तक अरूप का बोध नहीं मिलता, तब तक ये रूप के चित्रण स्पष्ट नहीं होते और थमते भी नहीं है। तो अरूप का बोध नहीं होने से इन चित्रणों का कोई सीमा नहीं रहता, और फलस्वरूप ऐसा चित्त क्षुब्ध व्यक्ति फिर अपने में घुटन टूटन और जो कुछ भी सारे विकार है, इन विकारों से ग्रसित रहता है। इसलिए असंतोष, तो चित्त असंतोष है तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव वृत्ति में आएगा, तो वृत्ति क्षुब्ध होगा, ऐसा व्यक्ति अशांत रहेगा। और वृत्ति के प्रभाव मन तक आने से ऐसा व्यक्ति असमाधानी यानी चंचल, इसलिए जो हम कल परसों या इतनी प्रदीर्घ चर्चा मूल्यों की इसलिए कर रहे हैं कि इन मूल्यों को यदि हम अपनी मानसिकता में, इच्छा विचार आशा में, और अब जो चर्चा हो रही है
चित्रणों में इन मूल्यों को यदि लाना होगा तो ऐसी स्थिति में चिंतन होना अनिवार्य है। और ऐसे चिंतन के लिए स्रोत की पहचान होना अनिवार्य है। और ऐसे स्रोत की पहचान के लिए इससे अधिक क्या है, जो चित्रण मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उससे अधिक क्या वस्तु है, यह अधिक हमको कैसे मिलेगा, ये हमारे चित्त में जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक ये क्षुब्धियां बनी रहती हैं और ये जिंदगी भर यानी बुढ़ापे तक ये पीछा नहीं छोड़ती। और व्यक्ति धीरे धीरे शरीर के चूंकि अधीन होने से शरीर ही काम नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में स्वीकार लेता है कि अब मृत्यु नजदीक है या ये शरीर विरचित होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु की सूचना भी है। और फिर ऐसी सूचना को आत्मसात करते हुए अपना जो जीवन के प्रभाव है, ये प्रभाव एक प्रकार से खो देता है। शरीर की रचना में यह प्रभाव खो जाने से उसके पता नहीं न जाने क्या क्या तो जिसको हम कहेंगे कि मान्यताएं उस समय बना लेता है। और उस प्रकार से अगर शरीर यात्रा छूट गई तो फिर अगली शरीर यात्रा में ये सारा जो घटनाक्रम एक शरीर यात्रा में हुआ, शुद्धि का घटनाक्रम रहने से एक असंतोष अतृप्त जीवन के रूप में और हम इसको पहचानते हैं। तो भाई और बहनों, ये मुझे संतोष मूल्य के बारे में जैसा परिभाषा बाबा जी ने किया है, अब यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होते जाएगा। संतोष और आनंद और अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, इसलिए दर्शन 4 भाग में जो चित्त में जो क्षुब्धियां हैं, इन प्रत्येक क्षुब्धि को अब हमें पहचान कर चुनकर और इस क्षुब्धि को कैसे हम उसका समापहरण कर सकते हैं, और इसीलिए बोध होने की आवश्यकता, उसको हम कहेंगे बुद्धि में बोध होना। इसलिए बोध क्रिया की हमारे में अभिलाषा, आकांक्षा उत्पन्न होना आवश्यक। अभी चित्त में भय व्याप्त है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और ये अनेक प्रकार से छल कपट दंभ पाखंड रूपी अनेक प्रकार के दिखावे के क्रियाकलाप और चित्त में होने से हमें लगता है हम भाषा अध्ययन की देंगे, परंतु यदि हम ग्राउंड जीरो पर हम अपना स्वयं का जांचना चाहेंगे तो चित्त के स्तर पर और उन सभी चित्रणों को लेट गो ना करते हुए, उन चित्रणों में जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को पहचान कर और इन प्रवृत्तियों को शमन करने के लिए बोध होना एक अनिवार्य घटना है। उसके बिना चित्त की क्षुब्धियां ये निकलने वाले नहीं हैं, छुप जाएंगी। और ये इस छुपने का नाम है समुदाय। चित्त की क्षुब्धि समुदाय में छुप जाती हैं, इसलिए हम समुदाय में छुप जाते हैं और थोड़ी देर हमको अच्छा लगता है। और ये समुदाय चेतना से फिर उसका थोड़ा थोड़ा वृत्ति में और थोड़ा थोड़ा मन में उसके प्रभाव आकर के, और धीरे धीरे इस भय के कारण हम समुदाय विधि से, और हमको लगता है कि हम कोई संगठन कर रहे हैं, तो समुदाय चेतना से ऊपर उठकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था रूपी चिंतन को आत्मसात करना, यही इसका प्रधान उपाय है। इसलिए चित्त की क्षुब्धियां ये कोई क्षुब्ध कर नहीं रहा है, ये हमारी ही कोई मान्यता रूपी चित्रण। और अभी का मानव परंपरा में
जिस प्रकार के क्रियाकलाप हमारे इर्द गिर्द हैं उसमें गलती करने के अधिकार सहित और हम लोग हैं। सही का अवसर हमें अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से उपलब्ध है और इस रोशनी में अब हम अपने एक एक क्रियाकलाप को जैसे व्यवहार शिक्षा रूपी और प्रशिक्षण प्राप्त कर हम ये जो चित्त की क्षुब्धियां अभी जितनी भी प्रस्तुतियां हम लोग सुन रहे हैं, इसलिए प्रस्तुत होना इसलिए अनिवार्य है मेरे अनुसार कि चित्त की क्षुब्धियों को हम कितना दूर कर पाए उसका एक सत्यापन हम इस प्रकार के अभिव्यक्तियों से, सत्यापनों से और हम करते चलेंगे। तो संतोष का प्रधान मुद्दा है अभाव का अभाव, ये संतोष है। और इस अभाव के अभाव में एक अधिकता का सूत्र है। उस अधिकता के सूत्र को मुझको लगता है हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये अधिकता का सूत्र मैंने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस पुस्तक में चित्त का आचरण, संतोष और श्री, इस आचरण से समझने की कोशिश की है, कर भी रहा हूं। आप भी दिन में समय मिलने पर ये संतोष श्री आचरण को एक बार पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अधिकता क्या है? इसमें अधिक है जो मैं समझने की कोशिश किया, और उसी में शुद्धियां भी हम निकाल सकेंगे। और यदि ये अधिकता हमें पता नहीं है तो फिर हम न्यूनता में अपने आप को लेते हुए हमारा अवमूल्यन और अधिमूल्यन भी कर सकते हैं। तो जो सटीक मूल्यांकन होना है चित्त में, उसको इस प्रकार बाबा जी ने संतोष के बल को, हमारे में जो संतोष का बल है उस बल को इस प्रकार, बल यानी ये जो प्रभाव है संतोष का, उस प्रभाव को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि भागीदारी करने से अधिक आचरण हमारे पास होना। इसका मतलब यह हुआ कि आचरण का अधिकता हमारे पास रहने से और हमारे में भागीदारियों का एक निरंतरता बनी रहती है। तो शुद्धि क्रमांक 1 हम समझते भी जाएंगे। हम भागीदारी करते हैं और उतने ही भागीदारी में धन्यता मानते हैं। छोटी मोटी क्या भागीदारी हुई और हमको लगा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पर ऐसा काम कोई परिणामदायी देता नहीं, इसलिए क्षुब्ध हो जाते हैं। भागीदारी से अधिक आचरण हमारे पास होना, तो भागीदारी का स्रोत आचरण है, ये हमको समझ में आता है। आचरण से अधिक हमारे पास विचार होना यह आवश्यक है। अन्यथा कुछ एक आचरण हम पकड़ करके और हम अपने को पूरा मानने की संभावना है, और वैसे आचरण पूरे होते नहीं। इसलिए आचरण से अधिक विचार हमारे पास होना और ऐसे विचार से अधिक समझ हमारे पास होना, तो समझ से स्रोत बना विचार का, विचार से स्रोत बना आचरण का, और आचरण से स्रोत बनता है भागीदारी का। और इसलिए चित्त में अभाव का अभाव बना रहता है, और यही सफलता के रूप में, शक्ति के रूप में, इस शक्ति का श्री नाम दिए हैं, समृद्धि या समृद्धि की निरंतरता की स्वीकृति। तो मेरे चित्त में संतोष मूल्य को अगर मुझे रोपित करना है तो मुझको समझ, विचार, आचरण और भागीदारी, इन 4 आयामों पर
चित्त में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता, और ऐसा अधिक्य जब मुझ में निरंतर होने लगता है, अध्ययन की उपलब्धि के रूप में अगर हम अपने आप को देखें, तो यह संतोष है। इस संतोष में बराबर समझ पर मेरा ध्यान है, समझ से निश्रुत विचार को पहचान पाता हूं, ऐसे विचार को आचरण में ले आ पाता हूं, और ऐसे आचरण को भागीदारी में ले आ पाता हूं या ले आ पाती हूं। इस प्रकार से ये जो अधिक्य है, यह अधिक्य संतोष मूल्य के बारे में हम इतना पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल शुक्रवार के दिन आनंद पर चर्चा करेंगे, और ये जो अवसर मुझको मिला, इसको मैं कल पूरा करूंगा। तो इस प्रकार हम सुख, शांति, संतोष और कल हम आनंद की चर्चा करते हुए ये जो मूल्यों का एक प्रदीर्घ सोच विचार हमारा हुआ, इसकी हम कल पूर्तता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मंगलमयी उपस्थिति के लिए। आगे मंजूषा दीदी आज के सत्र के समापन के लिए। धन्यवाद और आज के दिन की मंगल कामनाएं। धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को।